In the last session, we were discussing about writing a Java program. Okay, where to write, what to write, and what to do after writing a Java program. So far we have discussed this thing, writing and testing Java program. Yeah, we need two tools for compiling our Java code and then after for executing the compiled code. So we have written a simple Java program, you can see here. Okay, there is a class example1, there is a method main which is preceded by few keywords, public static void, each has its own meaning. यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड उन सब का पर्टिकुलर मीनिंग है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. Okay, and finally at last we have discussed that we can compile the file, that is our source code, using the javac command. Actually javac command जो है वो अपना जो जावा का कंपाइलर हमने जो इंस्टॉल किया है उसको लॉन्च करता है और यहाँ पे जो फाइल हम लिखते हैं .java वाली फाइल, वो फाइल एज ए इनपुट इसको मिलती है जावा के कंपाइलर को और ये क्या करता है कंपाइलर, इस पूरी फाइल को कंपाइल करता है, टेस्टिंग करता है और फिर उसको ट्रांसलेट करता है. जब हम इस तरह से किसी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे जावाc और फाइल नेम .java, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी ये जो फाइल है उसमें जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस के लिए सेपरेट क्लास फाइल जनरेट होगी. अगर आपकी सोर्स फाइल में केवल एक ही क्लास है तो एक क्लास फाइल जनरेट होगी. एक से ज़्यादा क्लासेस है तो हर एक क्लास के लिए सेपरेट क्लास फाइल जनरेट होगी कि जो बाइट कोड वाली फाइल है. यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में एक ही क्लास था तो एक क्लास फाइल जनरेट हुई है. अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सपोज़ कि अपनी सोर्स फाइल में हम एक ही सोर्स फाइल है ये हमारी .java से सेव किया इस प्रोग्राम को, सपोज़ कि इसका नाम हमने example1.java रखा है और उसमें दो क्लास डिफाइन किए हैं, example1 और example2, दोनों में मेन मेथड है. ओके, तो जब हम इस तरह की फाइल को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कि इस फाइल को कंपाइल करने के बाद दो क्लास फाइल जनरेट होगी, एक example1 के लिए और दूसरी example2 के लिए. हमारी सोर्स फाइल तो केवल एक ही है, ठीक है. फिर हमने ये भी देखा था कि इस तरह से हम जब किसी सोर्स फाइल को डिफाइन करते हैं, मतलब कि अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है अगर हमने उसके अंदर मेन मेथड लिखी है और मेन मेथड के अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा जावा कमांड. ओके, अब जब जावा कमांड यूज़ करते हैं तो उसको हमें देना होता है क्लास का नाम, कौन से क्लास में हमारी मेन मेथड है जिसे हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. तो ये जो जावा कमांड है वो एक्चुअली JVM को लॉन्च करता है कि जो जावा के बाइट कोड का इंटरप्रेटर है, और इस क्लास फाइल को, मतलब कि जो बाइट कोड्स है उसको इनपुट लेता है ये जावा कमांड और फिर एग्जीक्यूट करता है उसमें जो कोड लिखा है हमने उसे. तो यहाँ पे दो चीज़ हमें करनी पड़ती है अपना कोड लिखने के बाद. एक तो जावाc कमांड के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल होने के बाद उस प्रोग्राम को उस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए
हम जावा कमांड लिखेंगे। तो ये आपको खास याद रखना है कि जब हम जावा कमांड यूज़ करते हैं तो उसे हम जो दे रहे हैं वो क्लास का नाम है, उसे हम सोर्स फाइल नहीं दे रहे। तो यहाँ पे डॉट क्लास या डॉट जावा ऐसा कुछ नहीं आएगा, केवल क्लास का नाम। ठीक है। As we have discussed, the class name and the file name are not mandatory same. या ये तो हमने डिस्कस किया भी है पहले, और हमने जब लैब में परसों आपकी लैब थी तो आप में से जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने ट्राई भी किया है कि ये सजेस्टेड है आपको कि भाई आप अपने सोर्स फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखो। ऐसा जनरली एक हैबिट होती है डेवलपर्स को, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं कि जहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है, लेकिन हर एक बार ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम आपके सामने है उसको सेव किया है program1.java नाम से, और उसके अंदर जो क्लास डिफाइन किया है उस क्लास का नाम है डेमो। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लास का नाम और फाइल का नाम, सोर्स फाइल का नाम दोनों ही डिफरेंट है। ओके, अब क्या होगा कि जब हम, अब देखो खास ध्यान से देखना कि जब आप ऐसा करते हो कि क्लास नेम और फाइल नेम आप सिमिलर नहीं रखते हो, तो आगे जाके जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और कंपाइल करोगे तो पहले जब कंपाइल करोगे तब आपको क्या लिखना होगा, फाइल का नाम जो आपने यहाँ पे दिया है वो फाइल का नाम यहाँ पे मैंने program1.java दिया है, तो यहाँ पे मुझे कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा, program1.java। अब जब इस फाइल को कंपाइल करेंगे हम और अगर कोई एरर नहीं है तो एक क्लास फाइल जनरेट होगी, और उस क्लास फाइल का नाम क्या होगा, demo.class, क्योंकि मैंने जो क्लास डिफाइन किया है उसका नाम क्या है, डेमो। अब जब इस प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं जावा कमांड का यूज़ करूँगा। अब जावा कमांड जब यूज़ करते हैं हम तो उसको हमें देना पड़ेगा क्लास, कौन सा क्लास रन करना है ये हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जावा डेमो। तो यहाँ पे जो एक लाइन लिखी है मैंने, system.out.println दिस इज़ माई सेकंड जावा एप्लीकेशन, ओके, वो आउटपुट में आ चुकी है। तो कहने का मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप फाइल नेम और क्लास नेम अलग अलग रखते हो तो कंपाइल करते वक्त आपको फाइल का नाम देना है और रन करते वक्त आपको क्लास का नाम देना है। अदरवाइज अगर आपने गलती की, आपने रन करते वक्त भी अगर फाइल का नेम दिया तो उसमें रन टाइम एरर जनरेट होगी कि कुड नॉट लोड दी मेन मेथड और क्लास नॉट फाउंड। हाँ, क्लास नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमने तो क्लास का नाम कुछ और ही रखा है। When we are having more than one class to execute the program, we have to specify the class name which is having the application, that is our main method। अब मैंने कहा था आपसे कि भाई एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं, तो जब हमारी एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लास है और हो सकता है कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर एक क्लास में मेन मेथड रखेंगे। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमारा ऐसा पर्पस है कि अलग अलग क्लास बनाना है और उसमें मेन मेथड्स भी रखनी है, तो उनको हम सेपरेट फाइल में ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेपरेट मेन मेथड का मतलब क्या है कि वो एक एप्लीकेशन है और हर एक एप्लीकेशन अलग फाइल में ही होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि आपके क्लासेस में, हर एक क्लासेस में मेन मेथड की आवश्यकता है, तो उसको आपको सेपरेट फाइल में डिफाइन करना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि हमारी जो मेन मेथड होती है उसको हम किसी एक क्लास में रखते हैं और बाकी की जो क्लास है उनको हमने यूज़ करने के लिए बनाया है, कहीं पे इनहेरिट कर रहे हैं, कहीं पे उसकी मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो उन बाकी के क्लासेस जितने भी है उन सबको हम मेन के अंदर यूज़ करेंगे और वो मेन मेथड किसी और क्लास में होगी। ओके, तो वो मेन मेथड जिस क्लास में है उस क्लास को हमें फाइनली रन करवाना होगा। कुछ ऐसा देखो यहाँ पे कि जैसे कि ये हमारा एक फाइल है example1.java, जिसमें मैंने एक क्लास बनाया है example1, जिसमें मेन मेथड भी है, जिसके अंदर लिखा है दिस इज़ माई फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। अब आप थोड़ा आगे बढ़ो तो यहाँ पे एक दूसरा क्लास भी डिफाइन किया है, क्लास हेलो। ओके, और ये क्लास हेलो जो है उसमें मैंने एक मेथड डिफाइन की है शो, और इस मेथड के अंदर भी मैंने क्या लिखा है,
एक स्टेटमेंट लिखा है, इट इज़ अ टेस्टिंग। अब जब इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे तो 2 क्लास फाइल जनरेट होगी, ओके। और जब हमें रन करना होगा इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को रन करना होगा, तो मुझे रन करने के लिए इंटरप्रेटर को, JVM को वो क्लास देना पड़ेगा कि जिसके अंदर मेन मेथड है। अब यहाँ पे तो मेन मेथड है नहीं, मेन मेथड तो हमने यहाँ पे डिफाइन किए, तो रन भी किसे करवाना पड़ेगा हमें, इस क्लास को। आप नीचे देख सकते हो जावा example1, इससे आउटपुट आ गया। जनरली ये तो मुझे आपको बताना था कि 2 क्लास भी हो सकते हैं और रन करने के लिए हमें कौन सा क्लास देना है। अदरवाइज़ जब एक से ज़्यादा क्लास इस तरह से होंगे तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा। जैसे कि यहाँ पे हेलो क्लास डिफाइन किया है तो उसका यूज़ नहीं किया है, लेकिन यूज़ करने के लिए ही उसको बनाया जाता है। अगर यूज़ नहीं है तो हम उसको नहीं बनाएंगे। It may also happen that a program is having more than one class with main method, still there is no error, we can execute each class separately as class file is generated separately for each class। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि GTU के फाइनल एग्ज़ाम में एक बार एक ट्रू और फॉल्स पूछा गया था कि वी कैन हैव मेन मेथड इन मोर देन 1 क्लासेस इन अ सिंगल फाइल। समझ में आ रहा है? ऐसा एक ट्रू और फॉल्स पूछा गया था कि हम एक ही फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास और उन सभी क्लास के अंदर मेन मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस विथ मेन मेथड इन अ सिंगल फाइल। एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लास जिसके अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स? तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। ये हो सकता है कि एक ही फाइल में हम एक से ज़्यादा मेन मेथड अलग अलग क्लास के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली एंट्री पॉइंट मतलब कि रन होने की शुरुआत किसी एक जगह से होती है, उसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। वो क्लास के जिसके अंदर हमने मेन मेथड लिखी है उसको हम एंट्री पॉइंट कहेंगे, और बाकी जितने भी क्लासेस हमने बनाए हैं उसको हम वहाँ से यूज़ करेंगे। बट ये पॉसिबल है, कहने का मतलब कि ऐसा ये गलत नहीं है कि भाई हम मेन मेथड डिफाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही फाइल में आप देख सकते हो कि ये demo.java नाम की फाइल है जिसमें मैंने 2 क्लास बनाए हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। अब दोनों ही क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड डिफाइन की है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, किसी भी नज़रिए से यहाँ पे एरर नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन अब दोनों के अंदर आपने मेन मेथड लिखी है तो दोनों को एक साथ रन नहीं करवा पाएंगे। एट ए टाइम वी कैन ओनली एग्जीक्यूट मेन मेथड ऑफ अ सिंगल क्लास। तो देखो, अगर मुझे ये मेन मेथड रन करनी है तो ये कौन सा क्लास है, 1, तो मुझे लिखना पड़ेगा उस क्लास का नाम java1, तो उसके अंदर जो मेन मेथड है वो रन होगी। अगर मुझे ये मेन मेथड रन करनी है तो ये जो क्लास है वो मुझे लिखना पड़ेगा java2। ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर while writing a Java program and testing it, we should keep in mind few points। अब देखो, जब आप अपना कोड लिखते हो, जावा का प्रोग्राम लिखते हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी होती है। जनरली आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, आप प्रोग्रामिंग करने लगोगे तो ये सभी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। जावा इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्लास नेम मस्ट बी एंटर्ड एज इट इज़ डिफाइंड। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आइडेंटिफायर्स मतलब कि क्लास का नाम, मेथड्स का नाम, वेरिएबल्स के नेम आपने जिस हिसाब से लिखे, जिस केस में लिखे, उसी केस से आपको उसे यूज़ करना होगा। द कंपाइलर रिक्वायर्स द फाइल नेम। कंपाइलर मतलब कि जावा सी कमांड जब हम लिखते हैं उसके बाजू में जो हम देते हैं वो एक्चुअली फाइल नेम होता है, फाइल नेम डॉट जावा। JVM मतलब कि जावा कमांड, इट रिक्वायर्स द क्लास नेम। अब रन करने के लिए जब हम जावा कमांड इशू करते हैं तो उस जावा कमांड को आपको एज एन इनपुट क्या देना होता है, क्लास का नाम। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आता और फाइल नेम वहाँ पे नहीं देनी होती, वहाँ पे देना होता है क्लास का नाम। इफ जावा कमांड गिव्स एरर, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, देन वी शुड चेक द क्लास नेम। अगर आपने कंपाइल किया, अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल हो गया,
अब रन करते हो आप अपने उस क्लास को, और रन करते वक्त अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है इस तरह से, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, इसका मतलब कि आप कहीं पे क्लास के नेम में गलती कर रहे हो। आपने कंपाइल किया, ओके, उस फाइल को आपने कंपाइल किया, लेकिन रन जो कर रहे हो आप क्लास को, उस क्लास का नाम एक बार देखो आपने क्या रखा है, किस केस में रखा है, वहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। इस तरह की अगर एरर आती है, इसका मतलब क्लास के नेम में हम कुछ गलती कर रहे हैं। While executing Java, we should enter the class name in which main is defined. Yes, जब हम जावा कमांड के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, तो वहाँ पे हमें उस क्लास का नेम देना चाहिए जिसके अंदर मेन मेथड है। क्योंकि देखो, आपके एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तीनों क्लास है, लेकिन मेन मेथड आपने लिखी है केवल एक ही क्लास में, और वो कौन सा क्लास है, 1। ओके, तो इस फाइल को जब आप कंपाइल करोगे तो 3 क्लास फाइल्स जनरेट होगी, 1 2 एंड 3। अब रन करते वक्त क्या करना है आपको, रन करते वक्त आपको उस क्लास का नाम लिखना है जिसके अंदर मेन मेथड है। अगर आप गलती से सपोज लिखते हो जावा 2, मतलब कि 2 नाम का क्लास आप उसको दे रहे हो रन करने के लिए, लेकिन 2 क्लास के अंदर मेन मेथड तो नहीं है, तो वहाँ पे वापस रन टाइम एरर जनरेट होगी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन मेथड नहीं मिल रही उसको, मेन मेथड नॉट फाउंड। While executing, if error occurs as exception in thread main method not found. ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, चेक वेदर यू आर एग्जीक्यूटिंग द सेम क्लास इन विच मेन मेथड इज डिफाइंड। तो इस तरह की अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है, ये जो एरर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स है कि जो शुरू में होती है। ओके, तो इस तरह की एक्सेप्शन जनरेट हो तो आपको ये वापस चेक करना है कि आप क्लास का नेम तो सही दे रहे हो, लेकिन क्या उस क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन हुई है। हैंडलिंग सिंटेक्स एरर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट या प्रॉब्लम, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू कंपाइल, हाउ टू राइट योर जावा कोड, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे। ओके, हैंडलिंग सिंटेक्स एरर्स। रिपोर्टिंग एंड एरर मैसेज। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है कि जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, जावा के कोड को कंपाइल करते हो, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि आप कोड लिखने में कुछ गलती करते हो सपोज़, तो कंपाइलर आपको एरर देगा। अब कंपाइलर जो एरर देगा वो कभी कभी ऐसे भी होती है कि जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि कौन सी लाइन में कहाँ पे आपने गलती की है, तो थोड़ा आपको अपना लॉजिक भी अप्लाई करना होगा उसकी एरर के मुताबिक। वो जो एरर मैसेज दिया है कंपाइलर ने, उसके मुताबिक आपको शायद थोड़ा अपना लॉजिक लगा के एरर को चेक करना होगा, लेकिन ये कोई हार्ड टास्क नहीं है। आप जावा को यूज़ करोगे तो इजीली आप समझ जाओगे कि ये कौन सी एरर कब देता है, किस प्रकार की एरर कौन से केस में जनरेट होती है। इट इज़ वेरी कॉमन टू टाइप समथिंग इनकरेक्टली एक्सीडेंटली। Yes, fortunately, when we type something incorrectly in the program, the compiler will report a syntax error message. मतलब कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल के हिसाब कुछ गलती की है, तो कंपाइलर आपको कंपाइल करते वक्त एरर देगा। इन जावा द एरर दैट इज रिपोर्टेड मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉज। कॉज का मतलब क्या, देखो, जब भी कोई एरर जनरेट होती है तो उसका कोई कारण होता है, बराबर। कि वो कारण क्या होता है कि आपने जहाँ पे गलती की है वो चीज़, वो जगह कि जहाँ पे आपने कुछ लिखने में, टाइप करने में गलती की है, तो वो जो कारण बताएगा आपको, एरर तो देगा कंपाइलर, एरर मैसेज, और उसका कॉज भी देगा। कॉज मतलब कि उसका कारण, लेकिन वो परफेक्ट ना भी हो, ऐसा हो सकता है।
हम एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सी यहाँ पे अब आप देखो कि ये क्या है, एक फाइल के अंदर मैंने क्लास डिफाइन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिफाइन की है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं किया है मैंने, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज किया है, क्लास को भी क्लोज किया है। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, तो ये तो एरर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से तो ये एरर है। तो जब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको एरर देखने को मिलेगी। example1.java3 मतलब कि 3 लाइन नंबर 3 में एरर है। एरर क्या लिखा है यहाँ पे, सेमी कोलन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आपको जगह भी बताई उसने, कौन सी जगह बताई, ये वाली, कि यहाँ पे आपने सेमी कोलन नहीं किया है, इस तरह की एरर वो दे रहा है आपको। लेकिन एक्चुअली हमारी गलती क्या है कि हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं किया है, लेकिन वो सेमी कोलन की एरर इसलिए दे रहा है कि वो ऐसा मानता है कंपाइलर कि हर एक स्टेटमेंट के अंत में सेमी कोलन होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर सेमी कोलन ना हो, मतलब कि कुछ केस ऐसे भी होंगे जहाँ पे सेमी कोलन नहीं होता है, तो कर्ली ब्रैकेट्स मतलब कि ब्लॉक लिखते हैं हम, ब्लॉक, जैसे कि हमने इफ़ कंडीशन लिखी है तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं, उसे ब्लॉक कहते हैं। उसी तरह से हम फॉर लूप या कोई और लूप लिखते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट उस पूरे यूनिट को ब्लॉक कहते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर ब्लॉक या ऐसा कुछ ना हो तो हर एक स्टेटमेंट का अंत किससे होना चाहिए, सेमीकोलन से होना चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट आपने नहीं किया है, वो आपकी गलती है, लेकिन उसको नहीं पता कि आपको यहाँ से ब्लॉक शुरू करना है। तो इसलिए कंपाइलर ने क्या एरर दी कि यहाँ इस स्टेटमेंट को आपने टर्मिनेट नहीं किया है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है पता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम सेमीकोलन करते हैं अगर, ओके, तो ये जो पूरा ब्लॉक है ना अपना, ये पूरी चीज़ वो एक्चुअली एक सिंगल स्टेटमेंट ही है जिसमें हमने पूरा ब्लॉक डिफाइन किया है। इसलिए वो अपेक्षा रखता है कि यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए कंपाइलर। तो इस तरह की एरर्स आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी एरर भी यहाँ पे उसने दे दी कि भाई यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं किया है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है। तो कर्ली ब्रैकेट डायरेक्टली आपने क्लोज किया है तो वो आपको बता रहा है कि भाई क्लास होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए या इनम होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए तो भी कर्ली ब्रैकेट आएगा। इस तरह की एरर वो आपको कंपाइलर देगा। कुछ केसेस में आपको परफेक्ट भी एरर मैसेज देखने को मिलेगा। As we can see on the previous slide, the error message are not reflecting the actual cause. हाँ, वो सही से actual cause जो है वो नहीं बता रहा है हमें। That is the first error message says that missing semicolon, which is completely wrong. Yes, हमें पता है कि वहाँ पे semicolon तो आता ही नहीं है, लेकिन वो हमें क्या बता रहा है कंपाइलर कि हम semicolon नहीं लिख रहे हैं। Because what is missing is a curly bracket. So we should not necessarily take compiler's message as a face value. Instead, we need to second guess an error message to find the real problem. तो हर बार हम कंपाइलर के मैसेज पे आधारित नहीं रह सकते, हमें आगे भी सोचना पड़ेगा उसके। ओके, तो ये था सिंटेक्स एरर के बारे में। नाउ लेट अस हैव second simple program of Java. तो उसमें हमें यूज़ करना, देखो अभी जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसमें केवल हमने क्लास डिफाइन किया था और मैसेज, सिंपल मैसेज डिस्प्ले किया था हेलो वर्ल्ड। अब जनरली हमारे प्रोग्राम में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, और
ऐसा ही एक टोकन है वेरिएबल कि जो फ्रिक्वेंटली हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली हमें डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करने की आवश्यकता होती है, टेम्पररी डेटा। ओके, तो इस प्रकार के टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल मतलब कि वो एक प्रकार का आइडेंटिफायर है कि एक्चुअली डेटा तो आपका स्टोर मेमोरी में होगा, लेकिन मेमोरी एक्चुअल आपको नहीं पता कि कौन सी मेमोरी फ्री है, कहाँ फ्री है, उसका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देती है कि आप वेरिएबल के ज़रिए फ्री मेमोरी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स है कि जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। मतलब कि जब आपको वेरिएबल यूज़ करना होता है तो आपको मेजॉरिटी ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि आपको वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करते वक्त आपको ये भी बताना पड़ता है कि भाई इस वेरिएबल का उद्देश्य क्या है, मतलब कि कौन से प्रकार की वैल्यू आप उसमें स्टोर करोगे आगे जाके, उसे कहते हैं टाइप ऑफ द डेटा। कौन से टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर करना चाहते हो। तो इस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ टाइप्स भी प्री डिफाइन है, डेटा टाइप्स जिसे हम कहते हैं। न्यूमेरिक होती है, नॉन न्यूमेरिक होती है। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी असाइंड अ वैल्यू, मतलब कि मेमोरी का कोई एक छोटा सा लोकेशन जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज एन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्ट ऑफ ए प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में अगर हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो ये एक कॉमन बात है कि हम उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे, और वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इक्वल साइन का यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे कहते हैं। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज़ अ वेरिंग। अब देखो वेरिएबल का नाम जिस शब्द से ऊपर से पढ़ा है, मतलब कि वेरी मतलब कि बदलते रहना। वेरिएबल में ऐसी वैल्यू स्टोर हम करते हैं जो बदलती रहती है। ओके, बदलना आवश्यक नहीं है लेकिन बदल सकती है। उसका ऑपोजिट है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है कि जो एक बार फिक्स होने के बाद वो चेंज नहीं होती। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। लेट अस हैव अनदर प्रोग्राम इन विच वी विल यूज सम वेरिएबल्स। सी हियर, ये हमारा टेक्स्ट बुक का दूसरा प्रोग्राम है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने मेथड डिफाइन की है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। अब देखो पहली ही लाइन जो है वॉइड मेन के अंदर, उसमें एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। इसे क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने के लिए ये सिंटेक्स है कि पहले हमें डेटा टाइप देनी होती है जो हमने लिखी है INT, मतलब कि इंटीजर। INT एक कीवर्ड है कि जो इंटीजर प्रकार के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इट विल डिक्लेयर अ वेरिएबल, अगेन वी आर डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल 2। तो इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए कि जो इंटीजर टाइप के हैं। अब हम वेरिएबल 1 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल का प्रकार जो है वो इंटीजर है, तो हम उसको जो वैल्यू दे रहे हैं वो भी इंटीजर है। तो इससे क्या होगा, ये जो इज इक्वल टू है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और उसका कार्य क्या होता है कि अपने राइट साइड में जो डेटा है वो लेफ्ट साइड की एंटिटी को देगा। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 में 1024 वैल्यू आ जाएगी। अब system.out.println वेरिएबल 1 कंटेन्स वेरिएबल 1। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया, देखो यहाँ पे हमने प्रिंट किया वेरिएबल 1 कंटेन्स, और फिर हमें वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हमने कॉन्केट किया, और कॉन्केट करने के लिए किसका यूज़ किया हमने? प्लस का। यहाँ पे प्लस का यूज़ होता है दो चीज़ों को, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा? वेरिएबल 1 कंटेन्स स्पेस फिर इसकी वैल्यू की जो 1024 है। आप यहाँ पे नीचे आउटपुट भी है, देख सकते हो, वेरिएबल 1 कंटेन्स 1024। फिर हमने क्या किया कि वेरिएबल 2 इज इक्वल टू, वापस असाइनमेंट, वेरिएबल 1 डिवाइड बाय वेरिएबल 2। ये डिवीज़न का ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे राइट साइड में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म किया है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो हम किसको दे रहे हैं? वेरिएबल 2 को। तो वेरिएबल 2 में ये वैल्यू आएगी 1024 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 512। आप नीचे आउटपुट में देख सकते हो जो हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाया है, system.out.println
वेरिएबल 2 कंटेन्स var1 डिवाइड बाई 2 कॉलन स्पेस, फिर हमने कुछ नहीं लिखा है, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं system.out.println var2। तो यहाँ पे आउटपुट सेम लाइन में आया है, आप देख सकते हो। सेम लाइन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट ln यूज़ नहीं किया, केवल प्रिंट यूज़ किया है। तो केवल हम प्रिंट को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि प्रिंट मेथड जो है वो उसको जो हमने टेक्स्ट दिया है उसको डिस्प्ले करेगी, और डिस्प्ले करने के बाद कोई लाइन फीड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट आउटपुट जो होगा वो सेम लाइन पे ही आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम में? कुछ पूछना है किसी को इस प्रोग्राम के बारे में? एनीबडी? In Java, a variable must be declared before its use. It can be done by the following syntax. ये हमने अभी किया। आपको जावा में ये स्ट्रिक्ट रूल है कि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये हम कर सकते हैं इस सिंटेक्स के द्वारा, टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, जैसा कि हमने लिखा था int स्पेस var1। ये कॉमन सिंटेक्स है कि जो हम C++ में भी यूज़ करते हैं और बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको फॉलो किया जाता है। हियर वी हैव डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। ओके, हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए, var1 var2। देन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। राइट साइड में वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल के जिसको हम ये वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। Yeah, assignment operator is used to assign a value on the right of the variable to the variable on its left. To output some text, println or print method is used which belongs to system.out. Yes, हमने यहाँ पे println और print method का यूज़ किया है कि जो एक्चुअली बिलोंग करती है system.out ऑब्जेक्ट से। अब सिस्टम यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास है जावा में, और आउट उसके अंदर आया हुआ ऑब्जेक्ट है। वेयर सिस्टम इज ए क्लास एंड आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ इट विच होल्ड्स रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। द प्लस साइन हमने कॉन्केट करने के लिए यूज़ किया था, प्लस साइन का इज यूज फॉर कॉन्केटिनेशन। Next, the line divides the value of variable 1 by 2 and store the value or the result of the operation in variable 2. That is to say that an arithmetic operation is performed in this statement. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था उसमें हमने वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखा था कि जो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन द राइट साइड, और उसका जो रिजल्ट होता है जनरेट हुआ है वो असाइन कर रहा है वेरिएबल 1 को। यस, जावा सपोर्ट्स all the arithmetic operations which are available in most of the programming languages, plus, minus, multiplication, division, etc. Another thing to notice is that we have used print and println to output both belongs to same class and serve the same purpose. हमने अभी डिस्कशन किया कि प्रोग्राम में जो लास्ट 2 लाइन्स थी वेरिएबल 2 को डिस्प्ले करने के लिए, उसमें एक जो स्टेटमेंट था सेकंड लास्ट, उसमें हमने प्रिंट मेथड का यूज़ किया था, और जो लास्ट स्टेटमेंट था उसमें हमने प्रिंट ln का यूज़ किया। तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि प्रिंट मेथड जो है वो डिस्प्ले करने के बाद लाइन फीड नहीं करती है। ऑन दी अदर हैंड प्रिंट ln मेथड जो है वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को ले जाती है, मतलब कि वो लाइन फीड करती है। मोरओवर इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर मोर वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में हमने इस प्रोग्राम में दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखा था। इंटीजर वेरिएबल 1 सेमीकोलन,
नेक्स्ट लाइन में इंटीजर वेरिएबल टू सेमीकोलन। तो ये हमने 2 लाइन लिखी और वेरिएबल को डिक्लेयर किया। बट यही चीज़ हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, टाइप लिखनी है, फिर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो कर सकते हो, उनके बीच में क्या आएगा, कोमा, और अंत में सेमीकोलन। वी कैन ऑल्सो असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरी चीज़ कि हमने इस प्रोग्राम में पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, वेरिएबल 1, फिर आगे जाके हमने वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 1024 असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा था। तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट ये हमने अलग अलग दोनों चीज़ की थी, लेकिन ये दोनों चीज़ की जो हमने 2 स्टेटमेंट में की थी उसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, इस तरह से इंटीजर वेरिएबल 1 इक्वल टू 1024। इसके लिए हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखे थे इस तरह से, इंटीजर वेरिएबल 1 और फिर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 1024। इस तरह से हमने 2 स्टेटमेंट लिखे थे प्रोग्राम में। यही चीज़ हम सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, इस तरह से, डिक्लेरेशन एज वेल एज असाइनमेंट। तो जब हम ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाते वक्त, मतलब कि वेरिएबल को बनाते वक्त उसको हम जब वैल्यू वहीं दे देते हैं, तो इस स्टेटमेंट को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेयर करना और उसी समय पे उसको वैल्यू भी असाइन करना। इस प्रकार के स्टेटमेंट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। Another data type. फ्रेंड्स, किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है? हेलो फ्रेंड्स, आर यू देयर? नो सर। ओके ओके, तो आज का डिस्कशन हम यहाँ तक रखेंगे। और एक चीज़ आपको पूछ लूँ यहाँ पे कि आप लोग सब परसों, मतलब कि डे बिफोर यस्टरडे लैब में थे, जावा की लैब थी, ओके। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने जावा के प्रोग्राम्स किए थे परफॉर्म। किसी को कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो